नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं +2 क्लास का सेकंड चैप्टर संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, और जो उनकी पावर्स हैं और जो उनके कार्य हैं या फिर उनकी योग्यता है या कार्यकाल है उनके बारे में पढ़ेंगे। और डेफिनेटली जो +2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके HBSC के, और जो पैड का पेपर है आपका, तो निसंदेह वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ये वीडियो अंत तक देखना, ये आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके उसमें हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है आपका संघीय कार्यपालिका, और इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम पहले वो है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रपति हैं ये देश के संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अगर आपसे देश का संवैधानिक प्रमुख पूछ लें, संवैधानिक प्रमुख, तो वो कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख भी आपका राष्ट्रपति होगा। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा? भारत का प्रथम नागरिक भी होगा आपका राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद आपका 53 क्या बताता है? ये बताता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो भारतीय संघ और उसके अंदर क्या है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। शक्ति किसमें निहित होती है? आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये क्या होता है, जो आपकी यहाँ पे दो तरह की सरकारें होती है। एक तो होती है आपकी संघ सरकार और दूसरी होती है आपकी राज्य सरकार। तो जो संघ सरकार है यहाँ पे कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो कार्यपालिका का हेड आपका राष्ट्रपति होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति दे रखा है आपका, राष्ट्रपति क्या है? आपका सर्वोच्च पद होता है, पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से इसमें कोई निसंदेह नहीं है। बट राष्ट्रपति बहुत कम पावर का प्रयोग करते हैं, और करते भी हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। तो इनको नाममात्र का अध्यक्ष कहा गया है। नाममात्र का अध्यक्ष कहा गया है। नाममात्र का अध्यक्ष या नाममात्र की कार्यपालिका इसको कहा गया है। अगर वास्तविक कार्यपालिका पूछे तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या है, हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रपति का पद है ये क्या होता है? ये पद भारतीय गणतंत्र का भी प्रतीक होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है ये जो पद है आपका, राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारे देश की संघीय कार्यपालिका है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है संघीय कार्यपालिका, ये संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और आपका प्लस मंत्रिपरिषद से मिलके बनी होती है। मंत्रिपरिषद, जो संघीय कार्यपालिका है देश की, वो किससे मिलके बनी होती है? वो आपकी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलके बनी होती है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप उत्तरदायी एवं संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका अपनाई है, और उसी के अनुरूप मंत्री जो मंडलात्मक है प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद जो 53 है आपका, अनुच्छेद 53 है, इसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? वो आपके राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार, जो राष्ट्रपति है अपनी शक्ति का प्रयोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ, जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रयोग करेगा, या फिर जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनके अनुसार क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार हमने क्या है कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रपति है ये क्या करता है? हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधित्व, अगर देश का प्रतिनिधित्व आपसे पूछे तो कौन करता है हमारे देश का, तो वो राष्ट्रपति करता है, किंतु शासन नहीं करता। और वह राष्ट्र का प्रतीक है, उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के अनुसार संविधान में कहा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान में कहा गया है, कहा भी गया था, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है और लेकिन उसकी स्थिति व सत्ता को मर्यादापूर्ण अवश्य बनाए रखा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बातें संविधान में कही भी गई हैं और जिसका नेतृत्व जो आपका अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद यानी कि आपका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद आपका 74 है, 74 है। उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 74 में बताया गया है, जो राष्ट्रपति है आपका उसको उसके कार्यों के संपादन करने या उसमें सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगा, एक तो मंत्रिपरिषद होगी, एक तो क्या होगा आपका मंत्रिपरिषद होगी और जिसका नेतृत्व, इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व करेगा आपका प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यपालक होता है, सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जिसके परामर्श के अनुसार वह अपने कार्यों को संपन्न करता है और इसी के परामर्श के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो सभी कार्यों का संपादन करता है और उन्हीं कार्यों को पूरा करता है, संपन्न करता है। इस प्रकार देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। अगर देखा जाए तो देश के समस्त जो कार्य हैं वो किसके नाम पे चलते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे चलते हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद व उसके मुखिया प्रधानमंत्री में होती है। और जो वास्तविक आपका कार्यपालक है और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं, वैसे राष्ट्रपति बहुत कम शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वास्तविक जो कार्यपालक है, वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति से जो पर्सन बन सकते हैं तो उनके बारे में और थोड़ा देखते हैं विस्तार से। अगर आपसे वर्तमान अगर राष्ट्रपति पूछता है, वर्तमान अगर आपसे पूछता है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान है आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और आपका ये द्रौपदी मुर्मू है 15वें क्रमांक के 15वें नंबर के आपके राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं 2007 से 2012 तक, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक आपकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो यहाँ पे वर्तमान अगर आपसे पूछ ले तो रहेगा द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछता है, उपराष्ट्रपति, तो कौन है आपके, वो है जगदीप धनखड़। तो कौन है, जगदीप धनखड़ रहेंगे आपके। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान आपका जो राष्ट्रपति रहेंगी वो द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति आपका कौन रहेगा, वो रहेगा आपका जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे आपने देखा देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। कौन, ये आपका राष्ट्रपति। और जो कार्यपालिका का संघ सरकार में हेड है वो कौन होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं अपने शक्तियों का बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो नामात्र का कार्यपालक इनको कहा गया है। और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री को, इस कारण इनको वास्तविक कार्यपालक कहा गया है। तो अगर आपसे पहला देश का प्रथम अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जाए, फर्स्ट राष्ट्रपति, तो वो कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपका राजेंद्र प्रसाद थे और पहली महिला आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2007 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा था। 12वें नंबर की वो थी राष्ट्रपति। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति अगर आप कैसे पूछे तो उसका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ आपके इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 58, तो उसके अनुसार किसी व्यक्ति के पास
राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है, अगर किसी को देश का राष्ट्रपति बनना है तो किसी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है तो आपने योग्यताओं में क्या लिखना है, आपने योग्यताओं में लिखना है, पहला है आपका भारत का क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की जो आयु है पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो और चुका हो। थर्ड है आपकी जो योग्यता रहेगी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। जो आपका लोकसभा है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, निर्वाचित किए जाने योग्य हो, निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और जो आपका फोर्थ रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं कर सकता हो, यानी कि लाभ वाले पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ वाले पद पर पहले से ना हो। तो 50 सदस्यों के द्वारा इसका प्रस्तावित किया जाता है और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है भी, एक निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल होता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो राज्यसभा है और प्लस आपका जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है और उनके निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, इसके चुनाव में निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल है, ये गठित किया जाता है निर्वाचन के लिए। और अनुच्छेद 54 के अनुसार इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा, जो नवीनतम व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी, और जो आपका क्या है, पुदुचेरी विधानसभा है, तथा दिल्ली है, दिल्ली। और आपका क्या है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी और दिल्ली आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के, ये निर्वाचित वर्ड सभी में चलेगा कि निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित सदस्यों को भी इसके चुनाव में शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये 5वीं जो आपकी योग्यता इसमें भी आ सकता है ये पॉइंट। तो इसके चुनाव के लिए जो 50 सदस्य हैं, 50 सदस्य क्या होने चाहिए, आपके प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक, और 50 सदस्य क्या होने चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदन होना चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदन होना चाहिए। और क्या है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वे कितनी बार बन सकता है। तो जब तक चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और आपका इसका निर्वाचन जो होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग भी होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और क्या होता है, एकल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 51 में ये बातें बताई गई हैं, अनुच्छेद 51 में। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अगर योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पद के लिए क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे
भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लाभ वाले पद पे ना हो, 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदन होना चाहिए, और निर्वाचन इसका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, और आर्टिकल 51 में इसका वर्णन है। तो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि निर्वाचक मंडल का गठन होगा, और उसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आगे क्या है, जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन से संबंधी जो विवाद है, राष्ट्रपति है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है, निपटारा कहाँ पे होगा, वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटारा इसके विवादों का किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवादों का निपटारा पूछा जाए तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अवैध घोषित हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, यानी कि जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का, कार्यकाल कितना रहेगा, वो रहेगा 5 वर्ष, यानी राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण किए रहता है। तो नेक्स्ट है अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, और ऐसा बोला गया है आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, 56 में बताया गया है अपने पद की समाप्ति के बाद भी राष्ट्रपति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो आर्टिकल 56 में ऐसा बताया गया है। पद ग्रहण करने से पूर्व या पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अगर इसको शपथ पूछे कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, तो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। या फिर आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। राष्ट्रपति के कार्य, तो जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, राष्ट्रपति जिन कर्तव्यों का पालन करते हैं वही उनके कार्य कहे जाते हैं, जिनका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है नियुक्ति संबंधी। फर्स्ट क्या है आपका, नियुक्ति संबंधी जो कार्य हैं, अधिकार है नियुक्ति संबंधी। तो वो है आपका पहला पॉइंट, ये रहेगा आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है आपकी भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये सभी किसके द्वारा की जाती हैं, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। सेकंड है आपका संसद सदस्यों का मनोनयन। संसद के जो सदस्य हैं, संसद सदस्यों का क्या करता है राष्ट्रपति, वो मनोनयन करता है, मनोनयन। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या है, जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है,
तो क्या लगता है, जब लोकसभा में भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व उसको नहीं लगता, तो तब वह समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। तो ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 331 के अनुसार जो राष्ट्रपति है आपका, वो लोकसभा में क्या कर सकता है, 2 व्यक्तियों को 2 सदस्यों के रूप में उनको नामांकित कर सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, क्या दे रखा है, इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को किसमें मनोनीत कर सकता है, वो लोकसभा में 2 को, और जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो ऐसा बताया गया है, अनुच्छेद 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80 के भाग 3 के अनुसार। तो इसी प्रकार जो कला में, साहित्य में, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 331 में बोला गया है। और राज्यों में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 80 के 3rd भाग में बोला गया है। तो नेक्स्ट आपका विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, संसद द्वारा जो पारित विधेयक है कानून का रूप कब लेता है, वो कानून का रूप लेता है जब राष्ट्रपति क्या करता है, अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कोई भी पारित विधेयक है ना, संसद में कानून का रूप ले लेता है। तो संसद के सत्र को आहूत करने का कार्य है, उसमें अभिभाषण देने का कार्य है, सदन में एक साथ सम्मिलित रूप में दोनों सदनों में अभिभाषण करना, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, और संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के जो निर्माण है, और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये किसके पास है पावर, सभी की सभी, ये सभी पावर आपकी राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें विधायी शक्ति में इनको शामिल किया गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हित जुड़े हों प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, और यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। तो ये राष्ट्रपति की आपकी विधायिक शक्तियाँ रहेगी। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। अगर आपसे राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ पूछें तो है आपका सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। 5वां क्या है आपका, 5वां है राजनीतिक शक्ति भी किसके पास है, राजनीतिक शक्ति भी आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि, दूसरे देशों के साथ अगर कोई ट्रीटी करना है, कोई समझौता करना है, कोई संधि करनी है तो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। तो राजनीतिक शक्ति इसके पास होती है। 6ठा है आपका अक्षमा दान की शक्ति, ये भी किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद जो आपका क्या है 72 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रलंबन करने, परिहार करने और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। अक्षमा दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, 2 वर्ष की सजा हुई है किसी को और उसको 1 साल की सजा में बदलना, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं। और फिर क्या है आपका, राष्ट्रपति के पास है आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। तो जो राष्ट्रपति की है 8वां पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक है। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं आपकी। पहला है 352 के अकॉर्डिंग,
दूसरा है 356 के अकॉर्डिंग, तीसरा है 360 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका वर्णन 352 से 360 तक जो अनुच्छेद है उसमें है। 352 के अकॉर्डिंग युद्ध या बाह्य आक्रमण या जो सशस्त्र विद्रोह है उसके कारण लगाया गया जो आपात है 352 में आएगा। 356 के अकॉर्डिंग राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात आएगा। और 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल आएगा। और जो वित्तीय आपातकाल है इसकी जो न्यूनतम अवधि है, न्यूनतम अवधि वो कितने टाइम की रहेगी, वो रहेगी 2 माह की। न्यूनतम अवधि कितने तक रहेगी, 2 माह तक रहेगी। और राष्ट्रपति के आपातकाल संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ये रह सकता है लागू। और दोबारा से अगर आपको लागू करना है तो दोबारा से संसद से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143, तो आई लव यू अनुच्छेद भी इसको बोलते हैं 143 को। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय से या उसके अधीन परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, तो बाध्य नहीं है। और आगे है आपका, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद या शीघ्र लौटा देगा। तो ये क्या थी आपकी, ये आपकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी। तो और शक्तियों में इनमें क्या आएगा, आगे है आपका 9वां पॉइंट, केंद्रीय प्रदेशों का शासन किसके नाम पे चलता है, राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। केंद्रीय प्रदेशों का शासन किसके नाम पे चलता है, राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। और 10वां क्या रहेगा, जो नियुक्तियां हैं वो भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। हटाने की शक्ति किसके पास है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेशी मामले हैं, इनकी शक्तियां किसके पास हैं, विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, विदेशी मामले। और यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत, कूटनीतिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्तियां करता है। तो ये सभी की सभी शक्तियां किसकी रहेंगी, राष्ट्रपति की रहेंगी। तो राष्ट्रपति की वैधानिक या विधायी शक्तियां कौन कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी आपकी संसद का अधिवेशन बुलाना, पहला संसद का अधिवेशन बुलाना या फिर उसको स्थगित करना या फिर स्थगित सत्रावसान करना, तो ये रहेगी। दूसरा आपका क्या है, संसद के जो अधिवेशन है उनका उद्घाटन करना और उनको संबोधन करना। संबोधन ये किसके पास है शक्तियाँ, ये आपकी राष्ट्रपति के पास हैं शक्तियाँ। और थर्ड है आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, पीछे हमने पढ़ ही लिया। और अगला है आपका संसद के नाम संदेश भेजना। और फोर्थ है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है आपकी। और पांचवा है आपका, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पे स्वीकृति, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पे स्वीकृति कौन देता है, ये आपका राष्ट्रपति देता है। और छठा है आपका लोकसभा को भंग किया जा सकता है बट राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, भंग करने की शक्ति आपकी राष्ट्रपति के पास है।
तो आगे है राष्ट्रपति का अगर वेतन आपसे पूछे तो वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है। और अगर राष्ट्रपति पद छोड़ता है या किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है तो वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसको, राष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्य व शक्तियों का निर्वहन करेगा। और राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है, हटाने की विधि, तो हटाने की विधि है महाभियोग प्रणाली, महाभियोग प्रणाली। तो महाभियोग प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति है आपका, उसको हटाने की जो विधि है वो कौन सी है, महाभियोग प्रणाली है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत, 2/3 जो बहुमत है आपका, 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति में महाभियोग प्रणाली लागू होगी, तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।